जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ब्राइट इंस्टीट्यूट पर। बेटा आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 2025 के सेट 4 के क्वेश्चन नंबर 2 के खंडका से। इसके पहले के सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों और क्वेश्चन नंबर 1 के सभी खंडों को हमने करवा दिया था। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के खंडका से। क्वेश्चन नंबर 2 का खंडका दिया गया है, दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। दो संकेंद्रीय वृत्त हैं, ये दो संकेंद्रीय वृत्त हैं। इसमें ये वृत्त का केंद्र O है, दोनों के केंद्र सेम है। यहाँ पर बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है। अब यहाँ पर बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई हमें AB की लंबाई ज्ञात करनी है। यहाँ पर बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी दी गई है? OA 5 सेंटीमीटर है। छोटे वृत्त की त्रिज्या यहाँ पर ये 3 सेंटीमीटर दिया गया आपको। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए OM लंब होगा AB पर। अब यहां पर हमें क्या दिया गया है? वृत्त की त्रिज्या OA बराबर कितना है? 5 सेंटीमीटर और OM बराबर है 3 सेंटीमीटर। यहां पर बड़े वृत्त की त्रिज्या OA 5 सेंटीमीटर, छोटे वृत्त की त्रिज्या OM 3 सेंटीमीटर। अब समकोण त्रिभुज OMA में यहां पर हमें निकालना क्या है? AM। तो हम जानते हैं कर्ण का स्क्वायर यानी OA स्क्वायर बराबर OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। तो यहां से AM स्क्वायर बराबर हो जाएगा OA स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर। OA की वैल्यू दी गई है 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 5 पचा 25 माइनस 3 त्रिका 9 बराबर हो जाएगा 16। तो AM स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 16। तो AM बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, क्योंकि AM 16 का वर्गमूल 4 सेंटीमीटर, ये AM की वैल्यू आ गई। AM बराबर आ गया 4 सेंटीमीटर। जब बेटा AM की वैल्यू 4 आ गई, हमें क्या निकालना है? जीवा AB की लंबाई, बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई निकालनी है। लिखेंगे चूंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, इसलिए यहां पर ये OM AB को समद्विभाजित करेगा, अर्थात यहां पर AM क्या होगा? AB का आधा। इसलिए AB बराबर 2AM हो जाएगा। यहां पर AB की वैल्यू हमें फाइंड करनी है 2AM। AM हम निकाल चुके हैं 4 सेंटीमीटर। यहां पर AB की वैल्यू आ जाएगी 4 गुना 8 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। यहां पर समझना है, एक त्रिभुज दिया गया है ABC। कह रहा है एक त्रिभुज ABC की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, एक भुजा के समांतर मतलब यहां पर जो ये DE BC के समांतर है।
जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं, यानी डी और ई पर भुजाओं ए बी और AC को भी डी और ई पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं वे क्या करते हैं, इस त्रिभुज को समान, यहाँ पर वे भुजाओं को समान अनुपात में डिवाइड करते हैं, अर्थात AD अपान DB बराबर AE अपान EC के हमें सिद्ध करना है। तो इसमें दिया क्या गया है, थेल्स प्रमेय है बेटा। तो त्रिभुज चैप्टर में थेल्स प्रमेय ये है, दिया गया है त्रिभुज ABC में भुजाओं AB व AC पर बिंदु D व E स्थित है तथा DE समांतर है BC के। तो यहां पर त्रिभुज ABC की भुजाओं AB व AD पर बिंदु D व E स्थित है तथा DE समांतर है किसके, BC के। अब हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, AD अपान DB बराबर AE अपान EC के। रचना करनी है, रचना करेंगे बेटा। यहां पर BE BC और यहां पर इस पर लंब खींच देंगे ये। तो यहां पर रचना में क्या लिखना है, DE तथा BC को DC तथा BE को मिलाया तथा यहां पर ये F और ये G तथा DF लंब AC तथा यहां पर EG लंब AB खींचा, अर्थात यहां पर जो है DF AC पर लंब खींच देंगे और EG AB पर लंब खींच देंगे। ये इतनी रचना करेंगे। अब यहां पर बेटा उत्पत्ति पर आते हैं। यहां पर देखेंगे इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या लेंगे, त्रिभुज ADE और दूसरा त्रिभुज लेंगे यहां पर ये वाला BDE का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा थोड़ा सा बेटा शोरगुल हो रहा था, इस वजह से वीडियो रोकनी पड़ी थोड़ा। देखो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। अब बेटा किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर लंब डाला गया है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। अब यहां पर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालना है तो इसमें हाफ त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल हमें निकालना है तो आधार हम AD लेंगे इनटू ऊंचाई इस पर क्या है EG, भाई लंब जो डाला गया वही ऊंचाई होगी तो यहां पर EG हो जाएगा बटे। अब आ जाओ इस त्रिभुज में BDE का क्षेत्रफल, BDE का क्षेत्रफल इसमें आधार है बेटा यहां पर ये देखो। यहां पर एक चीज समझने वाली बात है बेटा, अधिक कोण अगर त्रिभुज होता है तो अधिक कोण त्रिभुज में जो लंब डाला जाता है बेटा वो भुजा के बाहर पड़ेगा। हमें क्या निकालना है यहाँ पर, भाई अगर इस पर जो है अधिक कोण त्रिभुज है कोई, इस पर हमें लंब डालना है तो इस पर जो लंब पड़ेगा वो जो है इस रेखा के मतलब यहाँ पर इस भुजा के बाहर डाला जाएगा। तो यहाँ पर लंब ये पड़ रहा है तो अगर हम भुजा यहाँ पर आधार ये लेंगे और ऊंचाई हमारी ये रहेगी। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर इस त्रिभुज में यहाँ पर आधार आपका क्या है DB, हाफ आधार, आधार क्या है DB इंटू ऊंचाई, ऊंचाई आपकी क्या हो जाएगी EG, क्योंकि यहां पर अधिक कोण त्रिभुज है तो लंब ये डाला गया है इस पर
भाई इस भुजा पर जो है लंब ये डाला जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, इजी से इजी कट गया। तो क्या आया, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा AD/DB। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब इसी प्रकार त्रिभुज ADE ही लेंगे, ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ये लेंगे CDE का क्षेत्रफल, CDE का क्षेत्रफल बराबर। अब यहां पर ध्यान देना बेटा, हाफ आधार गुणे ऊंचाई, आधार हम लेंगे यहां पर AE, त्रिभुज हमारा वही है लेकिन आधार चेंज हो गया, आधार ये हो गया AE और इस पर लंब है DF बटे, अब ये वाले त्रिभुज में आ जाओ, इसमें बेटा यहां पर जो है आधार है आपका EC, हाफ EC आधार हो गया और ऊंचाई क्या हो जाएगी, इस पर जो लंब डाला गया है वो कितना डाला गया है DF, DF से DF कट गया, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, क्या बचेगा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका AE/AC के। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब यहां पर ध्यान देंगे बेटा, हमें एक 9th में एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर दो समांतर रेखाएं हैं, दो समांतर रेखाएं हैं और दो समांतर रेखाओं के यहां पर दो समांतर रेखाएं हैं और इन दोनों के आधार सेम हैं, तो दो समांतर रेखाओं तथा एक ही आधार पर बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। अगर हम बात करें बेटा यहां पर समझेंगे, इन दोनों का आधार इस त्रिभुज का, अगर यहां पर AD यहां पर मान लो E है या AB और यहां पर C और ये D मान लो, तो समझो बेटा यहां पर ये त्रिभुज ACB का और त्रिभुज ADB का आधार AB है। अब यहां पर हम लंब डाल दें, ये ऊंचाई हो गई, तो आपको पता है दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरियां बराबर होती हैं, तो यहां पर H दोनों में सेम है। अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालें, त्रिभुज ACB का क्षेत्रफल, तो हाफ आधार गुणे ऊंचाई होगा, आधार क्या होगा आपका AB और ऊंचाई H हो जाएगा, ये हो जाएगा ACB का क्षेत्रफल, ACB का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज ACB। अगर हम ADB का निकालें, एरिया ऑफ त्रिभुज ADB बराबर कितने का हो जाएगा, हाफ आधार, आधार आपका AB है और ऊंचाई कितनी होगी H। तो यहां पर बेटा देखेंगे तो ये दोनों बराबर हैं, तो ये भी आपस में बराबर हुए, मतलब ACB का क्षेत्रफल और ADB का क्षेत्रफल दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहां पर क्या निष्कर्ष निकला कि एक ही आधार तथा दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे, चूंकि एक ही आधार तथा दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। तो यहां पर ध्यान देंगे बेटा, यहां पर त्रिभुज BDE और CDE दोनों का आधार DE है और ये दोनों समांतर रेखाओं BC और DE के बीच स्थित हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल, त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल, BDC का क्षेत्रफल बराबर होगा, नहीं BDE का क्षेत्रफल, सॉरी BDE का क्षेत्रफल बराबर CDE का क्षेत्रफल, CDE का क्षेत्रफल।
अब यहां पर समीकरण 2 से देखो, त्रिभुज यहां पर CDE का क्षेत्रफल, CDE का क्षेत्रफल किसके है? BDE के क्षेत्रफल के। तो यहां पर समीकरण 2 से त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बेटा क्या? यहां पर CDE किसके बराबर? CDE है BDE के बराबर, BDE का क्षेत्रफल बराबर कितने के हो जाएगा? AE अपान EC के। ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब यहां पर समीकरण 1 और 3 की तुलना कर लो। BDE का क्षेत्रफल, BDE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल, ये इधर LHS देखें दोनों के सेम है भाई। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे BDE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे BDE का क्षेत्रफल, दोनों बराबर है। तो इसलिए AD अपान DB बराबर क्या हो जाएगा? AE अपान EC। तो क्या लिखेंगे? समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या हो जाएगा? AD अपान DB बराबर हो जाएगा AE अपान EC के। यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार आप फिर से जो है इसको पीछे करके देख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। यहां पर क्या मान लेंगे? माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x प्लस 1 है। यहां पर क्रमागत धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहा है, तो दो क्रमागत संख्याएं अगर एक x मानी तो अगले एक ज्यादा होगी। तो माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x प्लस 1 है। अब प्रश्नानुसार क्या दे रखा है बेटा? यहां पर इनके वर्गों का योग 365 है। इनके वर्गों का योग 365 है, यानी x का वर्ग x स्क्वायर और x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर कितने के हैं? 365 के हैं। या एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x बराबर 365 के हो जाएगा। 365 इधर लाएंगे, 2x स्क्वायर प्लस यहां पर 2x प्लस 1 माइनस 365 बराबर 0 के। यहां पर 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। पूरे में दो कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 दूना 4, 182 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। अब इसका फैक्टर करेंगे, 13 और 14 में टूटेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x में 13x घटा देंगे माइनस 182 बराबर 0। x कॉमन लेंगे, x प्लस 14 हो जाएगा आपका, माइनस 13 कॉमन लेंगे, x प्लस 14 हो जाएगा। अब यहाँ पर x प्लस 14 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। यहाँ पर यदि x प्लस 14 इक्वल 0 तो x इक्वल टू माइनस 14। यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहा है तो ये ऋणात्मक पूर्णांक आ गया, ये असंभव होगा। फिर यदि x माइनस 13 बराबर 0 के हो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13। अतः यहां पर पहली संख्या कितनी? 13 होगी और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 13 प्लस 1 अर्थात 14, है ना। अतः दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होंगे? 13 व 14 होंगे। ठीक, तो ये आपका दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक पूछ रहा था।
क्या होंगे 13 व 14। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, समझ में आ गया होगा आप लोगों की, उम्मीद यही करेंगे आप लोगों से। अगर ना आया हो तो एक बार जो है वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा आप लोग। और यदि अगर आपको कहीं पर भी समस्या हो रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो बेटा अगला क्वेश्चन दिया गया है, स्क्रीन को पर आपको दिख रहा होगा, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2m माइनस 1 इंटू एक्स प्लस एम प्लस 5 बराबर 0 के मूल वास्तविक और बराबर है तो m का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2m माइनस 1 इंटू एक्स प्लस एम प्लस 5 बराबर 0, ये दिया गया है। अब यहां पर जो है हम क्या करेंगे, ये मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण एक की तुलना किससे करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर इससे तुलना करेंगे तो ए की वैल्यू है बेटा 1, बी की वैल्यू है 2m माइनस 1 और सी की वैल्यू है m प्लस 5। बेटा यहां पर a की जगह पर कितना है 1 है और b की जगह पर 2m माइनस 1 और c की जगह m प्लस 5 है। अब यहां पर चूंकि दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक व बराबर है, वास्तविक व बराबर है, वास्तविक व बराबर है, इसलिए यहां पर d इक्वल टू 0 हो जाएगा, विविक्तीकर शून्य होगा। विविक्तीकर d बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 के। तो b का मान रखेंगे 2m माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू m प्लस 5 बराबर 0 के। यहां पर तोड़ेंगे इसको, 2 दूना 4, m माइनस 1 का होल स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2m हो जाएगा, माइनस 4m माइनस 5 चौक 20 बराबर 0 के हो जाएगा। 4 का गुणा करेंगे, 4m स्क्वायर प्लस 4 एकम 4 माइनस 4 दूना 8m माइनस 4m माइनस 20 बराबर 0 के हो जाएगा। 4m स्क्वायर और 8 4 कितना हो जाएगा 12m, 20 में से 4 घटा देंगे, प्लस का कितना बचेगा माइनस का 16 बराबर 0। पूरे में 4 कॉमन ले लेंगे तो m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 4 बराबर 0 के हो जाएगा, या m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 4 इक्वल 0। फैक्टर करेंगे, 4 एकम 4, 4 में से घटाएंगे 3, m स्क्वायर माइनस 4m माइनस यहाँ पर प्लस का m हो जाएगा माइनस 4 इक्वल टू 0। इसमें कॉमन क्या है, m कॉमन लेंगे तो m माइनस 4 बचेगा, इसमें प्लस 1 कॉमन लेंगे m माइनस 4 बराबर 0, m माइनस 4 और m प्लस 1 बराबर 0 के। यदि m माइनस 4 इक्वल टू 0 तो m की वैल्यू 4 हो जाएगी। दूसरा लेंगे, यदि m प्लस 1 बराबर 0 के तो m की वैल्यू माइनस 1, x बराबर m बराबर माइनस 1 और m बराबर प्लस का 4। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, एक बार क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर फिर से समझा दे रहे हैं, यहाँ पर इसकी तुलना करेंगे पहले एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2m माइनस 1 और सी की वैल्यू m प्लस 5 है। अब यहाँ पर दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक व बराबर है तो विविक्तीकर d बराबर 0 के होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको 0 के बराबर रखेंगे। b की वैल्यू है 2m माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू m प्लस 5 बराबर 0 के। इसका
इसको तोड़ेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, एम स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2m माइनस 4m माइनस 5 चौक 20 बराबर 0 के। 4 का गुणा कर देंगे, 4m स्क्वायर 4 एकम 4 माइनस 4 दूना 8m माइनस 4m माइनस 20, 8 4 12m हो जाएगा और 4m स्क्वायर माइनस 12m, यहाँ पर 20 में से 4 घट जाएगा माइनस का 16 बराबर 0, पूरे में 4 कॉमन है, m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 4 बराबर 0। इस 4 को उधर पक्षांतर कर देंगे, 0/4 हो जाएगा यानी 0 हो जाएगा, ये 0/4 इधर गुणे में उधर जाएगा भाग में, 0 4 से 0 को डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा, m स्क्वायर माइनस 4m। अब यहाँ पर इसका फैक्टर कर देंगे तो 3 एकम 3 4 एकम 4, 4 में से 1 घटाएंगे 3 आएगा, 4m प्लस m माइनस 4 बराबर 0। इसमें m कॉमन लेंगे तो m माइनस 4 बचेगा, इसमें 1 कॉमन लेंगे तो m माइनस 4 पूरे में कॉमन है, m प्लस 1 बराबर 0। यदि m माइनस 4 बराबर 0 तो m बराबर 4 के, यदि m प्लस 1 बराबर 0 तो m बराबर माइनस 1 के हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पर, क्या दिया गया है, कह रहा है कि अज्ञात बारंबारता ज्ञात कीजिए यदि दिए गए बारंबारता बंटन की माध्यिका 24 है। क्या दिया गया है, वर्ग अंतराल और बारंबारता। बेटा यहां पर इसकी माध्यिका दी गई है, वर्ग अंतराल है आपका 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, 40 से 50 बस इतना है, 5, 25, 25, P7। अब यहां पर संचयी बारंबारता निकालेंगे, संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता क्या हो जाएगी, पहले 5 होगा, 5 में 25 जुड़ा, 25 5 30 हो गया, 25 25 50, 50 5 55 हो जाएगा, 55 प्लस P और 55 5 55 7 62 प्लस P। तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर n की वैल्यू आई 62 प्लस P, ठीक, n की वैल्यू कितनी आ गई 62 प्लस P। तो हमें अज्ञात बारंबारता P की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो यहां पर n की वैल्यू उसमें नहीं दिया गया है, यहां पर n बराबर 62 प्लस P आया है, ठीक है। तो यहां पर जो है चूंकि दिए गए आंकड़ों की माध्यिका कितनी है 24 है, माध्यिका 24 है, इसलिए यह, अब बेटा माध्यिका 24 है तो 20 से 30 के अंतर्गत आएगा, यह 55 इसलिए यह 55 संचयी बारंबारता के अंतर्गत आएगा, संचयी बारंबारता के अंतर्गत आएगा। जब ये 55 संचयी बारंबारता के अंतर्गत आ रहा है बेटा, तो यहां पर इसके जस्ट ऊपर वाला हम लेते हैं क्या है CF, ये हो गया F और L बराबर 20, इसलिए L बराबर हो जाएगा 20, CF बराबर हो जाएगा 30, F बराबर हो जाएगा 25, इसलिए माध्यिका बराबर होता है बेटा, माध्यिका बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटे F इंटू H। यहां पर माध्यिका H की वैल्यू, यहां पर अंतर कितना है 10 10 का है, तो H बराबर 10 हो जाएगा, माध्यिका की वैल्यू है 24 बराबर हो जाएगा L की वैल्यू है 20 प्लस n/2, तो यहां पर n की वैल्यू 62 प्लस P, 62 प्लस P/2 माइनस CF की वैल्यू है 30 बटे F की वैल्यू दी गई है 25 इंटू H 10, 5 दूना 10, 5 5 25 हो जाएगा।
ये 20 इधर पक्षांतर कर देंगे, 24 माइनस 20 बराबर हो जाएगा आपका 62 प्लस पी माइनस 30 दूना 60 हो जाएगा, बटे में 2 और गुणे में 5 और यहाँ पर गुणे में 2, 2 से 2 आपका कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर 24 में से 20 घट गया, क्या बचेगा 4 बराबर 62 में 60 घटा 2 प्लस पी बटे 5, 5 चौक 20 बराबर 2 प्लस पी के, तो पी की वैल्यू 20 माइनस 2 यानी पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18। तो अज्ञात बारंबारता पी का मान कितना होगा बेटा 18 होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक थैले में 5 काली 7 लाल और 3 सफेद गेंदें हैं। एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाली गई गेंद लाल है, काली नहीं है। तो यहाँ पर लाल गेंदों की संख्या कितनी दी गई है 5 काली गेंदें हैं, 7 लाल और 3 सफेद गेंद। तो यहाँ पर थैले में काली गेंदों की संख्या, थैले में काली गेंदों की संख्या, काली गेंदों की संख्या NB बराबर दिया गया है 5 और लाल गेंदों की संख्या लाल गेंदें कितनी है NR बराबर कितना दिया गया है 7 और काली गेंदों की संख्या सफेद गेंदों की संख्या, सफेद गेंदों की संख्या NW बराबर 3। अब कुल गेंदें अर्थात यहां पर NS निकाल लो, बराबर कितना हो जाएगा 5 प्लस 7 प्लस 3, 7 3 10 5 15 गेंदें हैं। अब इसलिए निकाली गई गेंद के लाल होने की प्रायिकता, निकाली गई गेंद के लाल होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी बेटा PR बराबर हो जाएगा NR बट्टे NS। तो यहां पर NR की वैल्यू कितनी है 7 बट्टे NS कितना है 15, तो लाल गेंद होने की प्रायिकता 7/15। सेकंड में क्या है कह रहा है काली गेंद, तो निकाली गई गेंद के काली होने की प्रायिकता, अर्थात PB बराबर NB बटे NS। NB कितना है 5/15 हो जाएगा, तो 5 क्या है 15 अर्थात 1/3। काली गेंद होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1/3। अब निकाली गई गेंद के काली ना होने की प्रायिकता, तीसरे में क्या पूछ रहा है निकाली गई गेंद के काली ना होने की प्रायिकता, काली ना होने की प्रायिकता बराबर हो जाएगा यहां पर अर्थात हमसे PB डैश पूछा है, तो PB डैश बराबर कितने के हो जाएगा 1 माइनस PB के। यहां पर कितना आ जाएगा 1 माइनस PB की वैल्यू कितनी है 1/3, 3 कम 3 माइनस 1/3 अर्थात 2/3। तो निकाली गई गेंद के काली ना होने की प्रायिकता 2/3
3 होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योगफल 49 और 17 पदों का योगफल 289 है। इसके n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या दिया गया है? मान लेंगे माना श्रेणी का प्रथम पद, माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वांतर डी है। अब पहली शर्तानुसार क्या दिया गया है? पहली शर्तानुसार क्या कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी के 7 पदों का योगफल 49 है। 7 पदों का योगफल यानी S7 बराबर है 49 के। 7 पदों का योगफल मतलब 7/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहां पर n की वैल्यू 7 -1 इंटू डी बराबर 49 के। 7 से काट देंगे, 7 7 49। यहां पर ये कितना हो गया? 2a प्लस 6d बटे में है 1/2 बराबर 7 के। 2 कॉमन ले लेंगे, 2/2 a प्लस 3d बराबर हो जाएगा 7। 2 से 2 कट गया, a प्लस 3d बराबर 7। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या दे रखा था? 7 पदों का योगफल 49 है। तो 7 पदों का योगफल यानी n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो 7/2 2a प्लस 7-1 इंटू डी बराबर 49 के। 7 7 49 हो जाएगा। 1/2 2a प्लस 6d बराबर 7। 2 कॉमन ले लेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। a प्लस 3d बराबर 7। तो a प्लस 3d बराबर 7। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया। आगे क्या दिया गया है? दूसरी शर्तानुसार क्या दिया गया है? 17 पदों का योगफल 289 है। 17 पदों का योगफल 17/2 2a प्लस 17-1 इंटू डी बराबर 289 हो जाएगा। 17 17 में 289। यहाँ पर 2 कॉमन ले, ये हो जाएगा 1/2 2a प्लस 16d बराबर हो जाएगा 17 के। यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे, 2/2 a प्लस 8d बराबर हो जाएगा 17 के। 2 से 2 कट जाएगा, a प्लस 8d बराबर 17। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, घटाएंगे तो क्या है? a प्लस 3d बराबर 7 के है और a प्लस 8d बराबर है 17 के। माइनस 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 ये इससे कट जाएगा। 8 में से 3 गया, -5d बराबर माइनस का 10 हो जाएगा। 5 दूना माइनस से माइनस कट गया, 5 दूना 10। d की वैल्यू 2 आ गई। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो a प्लस 3d की वैल्यू 2 बराबर 7 के हो जाएगा। a बराबर 7 माइनस 3 दूना 6, तो a की वैल्यू हो जाएगी 1। तो प्रथम पद 1 आया और सार्वंतर d बराबर 2 आया। इसलिए Sn बराबर हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है? 2 है। इसको सॉल्व कर लेंगे। n/2 2 एकम 2 प्लस 2n-2, 2 से 2 कट जाएगा। कितना हो जाएगा? यहाँ पर 2n²/2, 2 से 2 कट जाएगा। n पदों का योगफल कितना आ जाएगा? n² आएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है
एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो मान लेंगे, माना समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर है। जब बेटा आधार हमने x सेंटीमीटर माना तो यहां पर क्या कह रहा है कि आधार से 7 सेंटीमीटर कम ऊंचाई है, इसलिए समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई बराबर हो जाएगा x - 7 सेंटीमीटर। यहां पर समकोण त्रिभुज कर्ण क्या दिया गया है, कर्ण बराबर दिया गया है 13 सेंटीमीटर, और कर्ण बराबर होता क्या बेटा, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस, या ऐसे बोल सकते हो आप, ऊंचाई का आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर बराबर 13 के। वर्ग करने पर, या मान रख दो आधार की वैल्यू कितनी है, x का स्क्वायर प्लस ऊंचाई कितनी है, x - 7 का स्क्वायर बराबर 13 के। यहां पर वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर कर्ण बराबर कितना होता है बेटा, अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जब वर्ग करेंगे x स्क्वायर प्लस x - 7 का होल स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। यहाँ पर x स्क्वायर प्लस x - 7 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 7 × 7 = 49 माइनस 7 × 14x बराबर 169। ये इधर आएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 बराबर 0 के। 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 बराबर 0 के। 2 कॉमन लेंगे, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0 के। x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0 के। फैक्टर करना है, 12 × 5 = 60, 12 में से 5 घटा देंगे तो 7 बचेगा। तो x स्क्वायर माइनस 12x माइनस प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0 के हो जाएगा। x कॉमन लेंगे, x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन लेंगे, x माइनस 12 बराबर 0 के। x माइनस 12 और x प्लस 5 बराबर 0 के। यदि x माइनस 12 बराबर 0 के हो गया तो x की वैल्यू आएगी बेटा 12। यदि x प्लस 5 बराबर 0 के तो x की वैल्यू आ जाएगी -5। ये असंभव होगा क्योंकि दूरी कभी ऋणात्मक होती नहीं है, इसलिए आधार बराबर कितना होगा बेटा, आधार बराबर 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी होगी 12। यहाँ पर जो है x - 7 यानी 12 - 7, 12 में से 7 घट गया, 5 सेंटीमीटर ऊंचाई आएगी। तो अतः समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर होगी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का है। एक समतल भूमि पर खड़ी मीनार की छाया की लंबाई जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश है, उस समय की लंबाई से 50 मीटर अधिक है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश था, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहां पर क्या कह रहा है कि एक समतल भूमि पर खड़ी मीनार की छाया की लंबाई जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश है, उस समय की लंबाई 50 मीटर अधिक है। मतलब यहां पर जब उन्नयन कोण 30 अंश था तब कह रहा है कि उस समय की लंबाई से 50 मीटर अधिक है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश था। तो जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश था उसके पहले जो ऊंचाई यहाँ पर जो है इस छाया की जो लंबाई थी वो 50 मीटर पहले से अधिक थी। मतलब यहाँ पर ये मान लेंगे, माना मीनार AB की ऊंचाई कितनी है h मीटर है। अब इसकी जो परछाई बन रही है ये पहले
50 मीटर अधिक थी। यहाँ पर जो है ये जब 60 अंश का कोण था तो मान लो x दूरी पर बन रहा था। जब ये 50 मीटर अधिक हो जाती है तो सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश, यहाँ पर 30 अंश होता है। कब? जब यहाँ पर इसकी जो परछाई वो 50 मीटर अधिक लंबी हो जाती है तो सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। तो यहां पर क्या मान लेंगे, माना मीनार की ऊंचाई AB बराबर h मीटर और यहां पर ये C मान लो, ये D मान लो, तो यहां पर CD की वैल्यू कितनी है 50 मीटर है। तो मान लेंगे, माना AC बराबर कितना x मीटर और CD बराबर दिया गया है 50 मीटर, इसलिए AD बराबर हो जाएगा x प्लस 50 मीटर। अब पहले हम त्रिभुज कौन सा लेंगे, CAD में, त्रिभुज CAD में tan 60 लेंगे। tan 60 बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है AB, आधार कितना है AC। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, AB की वैल्यू h बटे AC की वैल्यू x। तो h की वैल्यू आ जाएगी बेटा, यहाँ पर x का मान निकाल लेंगे, x बराबर कितना आ जाएगा √3, इधर पक्षांतर हो गया h बाई √3, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फिर त्रिभुज DAB लेंगे, त्रिभुज DAB में tan 60 बराबर हो जाएगा AB अपान AD, सही DAB ले रहे हैं तो इसमें 30, tan 30 की वैल्यू 1 बाई √3 बराबर हो जाएगा AB की वैल्यू है h, AD की वैल्यू x प्लस 50। यहां से √3h बराबर हो जाएगा, यहाँ पर इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, तो √3h बराबर x प्लस 50 के हो जाएगा। यहाँ पर √3h बराबर हो जाएगा x की वैल्यू कितनी है h बाई √3 प्लस 50, या √3h बराबर हो जाएगा h प्लस 50 √3 बटे में √3, इसका गुणा इधर होगा 3h बराबर हो जाएगा h प्लस 50 √3। हम यहाँ पर 3h माइनस h बराबर 50 √3, 2h बराबर 50 √3, 2 से काट देंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी 25 √3 मीटर। h की वैल्यू कितनी आ गई 25 √3 मीटर, या h बराबर √3 का मान रख देंगे 25 गुणे 1.73। यहाँ पर 25 तियाएं 75 और 25 सत्ते 175 और 7, हम यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, फिर 18 बच्चा 25 से कम 25 और 18, 8 5 13, 2 1 3 1 4, 43.25 मीटर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गई आपकी क्या ऊंचाई। फिर से समझेंगे, मान लेंगे माना मीनार की ऊंचाई AB बराबर h मीटर है, AC बराबर x मीटर है और यहाँ पर CD की वैल्यू 50 है, तो AD बराबर x प्लस 50 हो जाएगा। पहले त्रिभुज CAD लेंगे, CAD में tan 60 बराबर हो जाएगा AB बटे AC, tan 60 की वैल्यू √3, AB की वैल्यू h बटे x, AC की वैल्यू x, तो x बराबर निकाल लेंगे तो h बाई √3, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब DAB लेंगे, tan 30 बराबर AB अपान AD, tan 30 की वैल्यू 1 बटा √3, AB की वैल्यू h बटे AD की वैल्यू x प्लस 50, इसका गुणा इधर करेंगे, इसका गुणा इधर, तो √3h बराबर x प्लस 50 के हो जाएगा, √3h बराबर h बाई √3 प्लस 50। अब यहाँ पर इसके नीचे 1 मानेंगे, √3 एलसीएम आएगा, √3 का 50 में गुणा होगा, h प्लस 50 √3 बटे √3 का गुणा 3 में होगा, √3 में तो 3h हो जाएगा बराबर h प्लस 50, h इधर आएगा 3h माइनस h यानी 2h बराबर 50 √3, 2 से काट देंगे तो h बराबर 25 √3, या h बराबर 25 गुणे √3 का मान 1.73 रखेंगे तो 43.25 मीटर आ जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे।
दिया गया है यहाँ पर साइन ए माइनस का से, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, साइन ए माइनस का से प्लस 1 बटे साइन ए प्लस का से माइनस 1 बराबर 1/sec माइनस tan के सिद्ध करना है। LHS लेंगे, LHS आपका दिया गया है साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1 बटे में कितना है साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1। यहाँ पर क्या करना है बेटा, हमें लाना क्या है 1/sec ए माइनस tan ए लाना है, मतलब ऊपर लाना है sec a प्लस tan ए, तो sec a प्लस tan ए लाना है। तो यहाँ पर अंश और हर में इसके पहले वाले सेट में हम 3-4 सेटों में जो है ये क्वेश्चन आ चुका है, उसको हमने सॉल्व करा दिया है। इसमें क्या करना है बेटा, यहाँ पर cos a से अंश और हर में भाग देना है। तो यहाँ पर sin a अपान cos a माइनस cos a अपान cos a प्लस 1 बट्टे में क्या हो जाएगा sin a अपान cos a प्लस cos a अपान cos a माइनस 1 अपान cos a। अब यहां पर बेटा sin अपान cos tan a हो जाएगा, tan a माइनस 1 प्लस sec a, और यहां पर क्या हो जाएगा sin अपान cos tan a प्लस 1 माइनस sec a। अब यहां पर हो जाएगा sec a आगे कर दें, sec a प्लस tan a माइनस 1 की जगह हम sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इक्वल टू 1 होता है, तो एक की जगह पर हमने sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a रख दिया। अब यहाँ पर बट्टे में क्या है, यहाँ पर 1 इन दोनों में, यहाँ पर माइनस sec a प्लस tan a कर दो। अब यहाँ पर देखेंगे दोनों में क्या कॉमन है, sec a प्लस tan a, इसका मतलब हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी, अर्थात यहाँ पर sec a प्लस tan a sec a माइनस tan a, तो sec a प्लस tan a दोनों में कॉमन है, sec a प्लस tan a हम कॉमन ले लेंगे। जब sec a प्लस tan a कॉमन लेंगे बेटा तो यहाँ पर 1 बचेगा माइनस, यहाँ पर a प्लस बी बाहर हो गया तो a माइनस बी बचेगा, अर्थात sec a माइनस tan a बचेगा। अब यहाँ पर नीचे क्या है, यहाँ पर 1 माइनस sec a प्लस tan a है, तो 1 इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे, ये प्लस का sec a माइनस का tan a हो जाएगा। अब ऊपर नीचे वही वैल्यू है, ये इससे कट जाएगा, क्या बचेगा sec a प्लस tan a बचेगा, sec a प्लस tan a लाना क्या है 1/sec a माइनस tan a। तो अब यहाँ पर क्या करना है, sec a माइनस tan a से ऊपर नीचे गुणा कर देना है, ये हो जाएगा sec a प्लस tan a, तो सही sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बटे में sec a माइनस tan a। यहाँ पर sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इसके बराबर 1 के बराबर होता है, 1/sec a माइनस tan a, जो कि किसके बराबर है RHS की वैल्यू के बराबर है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क्वेश्चन 2-3 बार हो चुका है, तो इसको दोबारा हम नहीं समझाएंगे, आप लोग फिर से पीछे करके देख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है एक खिलौना शंकु के ऊपर अर्धगोले के रूप में है जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। एक खिलौना शंकु के ऊपर अर्धगोले के रूप में है, जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। यदि खिलौने की कुल ऊंचाई, शंकु के खिलौना अर्धगोले के ऊपर होना चाहिए, अर्धगोले के ऊपर शंकु के आकार का है, यह ऐसे होना चाहिए, ठीक ऐसे बना हुआ है। कह रहा है एक खिलौना जो अर्धगोले के ऊपर होना चाहिए, अर्धगोले के ऊपर शंकु के रूप में है, जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है यदि खिलौने की कुल ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर कुल ऊंचाई है। फिर आगे क्या कह रहा है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय
क्षेत्रफल और आयतन, पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन दोनों ज्ञात करना है। तो बेटा यहां पर समझेंगे पहले, यहां पर अर्धगोले की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या बराबर कितना दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर। ये r है, r की वैल्यू है 3.5 सेंटीमीटर। और ठोस की कुल ऊंचाई कितनी है, बराबर है 15.5 सेंटीमीटर। अब यहां पर इसलिए शंकु की ऊंचाई h बराबर हो जाएगा कुल ऊंचाई माइनस अर्धगोले की ऊंचाई, अर्धगोले की ऊंचाई। अब बेटा अर्धगोले की ऊंचाई ये 3.5, कुल ऊंचाई 15.5 में 3.5 घटा देंगे, 12 सेंटीमीटर आपकी आ गई शंकु की कुल ऊंचाई। अब शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई केवल निकालेंगे क्योंकि हमें इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तिर्यक ऊंचाई L बराबर हो जाएगा √h² प्लस r², h की वैल्यू है 12 का स्क्वायर प्लस r 3.5 का स्क्वायर, तो 144 प्लस 35 का स्क्वायर 12.25 हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना 0.25 और 4 2 6 4 156.25, यानी ये आ जाएगा 12.5, 125 का वर्ग है, 156 15 625 125 का वर्ग होता है, तो 125 एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, 12.5 सेंटीमीटर शंकु की तिर्यक ऊंचाई आ जाएगी। अब हमें निकालना क्या है, इसलिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसलिए ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अब यहां पर शंकु का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा πrl प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2πr²। मान रख देंगे, बराबर हो जाएगा πr, दोनों में कॉमन है, πr बाहर निकाल लो, क्या बचेगा l प्लस 2r। मान रखो 22/7, r की वैल्यू 3.5, l की वैल्यू 12.5 प्लस 2 इंटू r, r की वैल्यू कितनी है 12, सॉरी r की वैल्यू है 3.5, तो यहां पर हो जाएगा 7 5 35.5, 22 5 110, 11 गुणे 12.5 प्लस 7, तो 11 गुणे 19.5, तो 11 5 55, 11 9 99, 99 और 5 104, हासिल आया 10, 19 1 19 10 29, 294.5 वर्ग सेंटीमीटर। यह आ जाएगा आपका क्या खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 214.5, एक सेकंड, 11 5 55 के 5 हासिल है 5 और 11 9 99, 99 और 5 कितना हो जाएगा 104, हासिल है 10, 11 कम 11 10 21, 11 10 21, 214.5 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ गया आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और क्या निकालना है हमें, इसका आयतन निकालना है। तो ठोस का आयतन बराबर हो जाएगा शंकु का आयतन
प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। अब शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर, सॉरी 2/3 पाई आर क्यूब। दोनों में पाई आर स्क्वायर कॉमन है, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन है। अब यहाँ पर कितना बचेगा, h प्लस यहाँ पर 2r बचेगा। 1/3 पाई का मान 22/7, r की वैल्यू 3.5, h की वैल्यू 12 प्लस 2 इंटू 3.5 कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35, 22 × 5 = 110, 11/3 गुणे यहाँ पर 12 प्लस 7, 11 × 19/3, तो ये हो जाएगा 11 × 9 = 99 और 11 × 1 = 11 और 9 20/3, 3 × 6 = 18, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 × 6 = 18, 2 आया, 3 × 9 = 27, 2 बचा, 3 × 6 = 18, तो 69.67 वर्ग सेंटीमीटर ये आ जाएगा आपका ठोस का आयतन, ठीक है। तो ठोस का आयतन कितना आ जाएगा, 69.67 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमें जो है आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों निकालना था। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपका। सॉरी, यहाँ पर एक चीज गलती हो गई है। यहाँ पर आपका हो जाएगा आयतन में 3.5 इंटू 3.5, क्योंकि r स्क्वायर है, और h की वैल्यू है आपकी 12 प्लस 2 × 3.5, तो यहाँ पर 22 × 11 × 3.5, 11 × 3.5 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 11 गुणे ये आ जाएगा आपका 11 × 3.5 गुणा करेंगे, 11 × 5 = 55, 11 × 3 = 33, 5 × 38, 11 × 5 = 55 और 11 × 3 = 33, 5 × 38 गुणे 19, ये हो जाएगा आपका 19 × 5 = 95, और या पहले जो है 3 से काट दो, इसको 3 से काट दो, 3 × 1 = 3, 3 दूना 6, 2 आया, 3 × 8 = 24, 3 × 8 = 24, 1 आया, 3 × 3 = 9, तो 12.83, 12.83 गुणे 19, ये गुणा कर देंगे तो ये आपका लगभग आ जाएगा 19 × 3 = 57 और 5 आया, 19 × 1 = 19, 5 9 5 14, 243.77 वर्ग, तो घन सेमी आएगा, ठीक है बेटा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, आप लोग सुधार लीजिएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, नीचे थोड़ा सा मिस्टेक था बेटा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। क्या दिया गया है, कह रहा है कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। मतलब यहां पर जो है गोलाकार बर्तन है, अब इसमें जो है यहाँ पर बेलन के आकार की इसकी गर्दन है, ठीक है ऐसे। अब यहां पर क्या कह रहा है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, और क्या दिया गया है, व्यास 2 सेंटीमीटर है।
और गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर। तो पूछ क्या रहा है, इसमें भरे जा सकने वाले पानी का आयतन। तो मतलब इस बर्तन का हमें क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो यहां पर सबसे पहले बेलनाकार भाग की ऊंचाई h बराबर है 8 सेंटीमीटर और बेलनाकार भाग का व्यास, बेलनाकार भाग का व्यास बराबर है 2 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी, त्रिज्या स्मॉल r बराबर 2/2 यानी 1 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गई इसकी। जब त्रिज्या 1 सेंटीमीटर आ गई तो हमें निकालना क्या है, यहाँ पर सुराही का, यहाँ पर फिर गोलाकार भाग का व्यास कितना है 8.5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कैपिटल R मान लो, 8.5/2 सेंटीमीटर, या इसको काट दो तो कितना आ जाएगा, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 4.25 सेंटीमीटर। अब इसलिए यहाँ पर बर्तन में भरे जा सकने वाले पानी का आयतन, बर्तन में भरे जा सकने वाले पानी का आयतन बराबर आ जाएगा बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन मतलब बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन। बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h हो जाएगा प्लस गोले का आयतन 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब। पाई यहाँ पर पाई चाहे कॉमन ले लो, यहाँ पर r की वैल्यू 1 का स्क्वायर इंटू h चाहिए है 8 प्लस 4/3 r का क्यूब, r बराबर है कितना 4.25 का क्यूब है। यहाँ पर पाई गुणे 8 कम 8 प्लस 4/3 प्लस गुणे यहाँ पर इसको जो है 425/100 लिख सकते हैं। 25 से काटेंगे, 25 चौका 100, 25 एकम 25, 25 सत्ते 175 का क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर पाई इंटू 8 प्लस 4/3 गुणे 299। इसमें बेटा कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो है 4/3 गुणे 17 का क्यूब करेंगे तो 17 का क्यूब आ जाएगा आपका 49/13 4 चौक 16 चौको 64, यहाँ 50 से काटेंगे 16, 16 3 48 आ जाएगा। यहाँ पर 22/7 गुणे 8 गुणे 48 गुणे 8 प्लस 49/13 यहाँ पर 48 गुणे 8 384 आ जाएगा। 384 प्लस 49/7 गुणे 48, 7 गुणे 48 और यहाँ पर 22 गुणे में रहेगा। तो यहाँ पर 22 गुणे 384 49 जुड़ के हो जाएगा 5297, 5297 और बट्टे में 48 गुणे 7 कितना हो जाएगा 336 और 22 से गुणा करेंगे इसमें तो ये आएगा 1165/336। इसको डिवाइड करेंगे बेटा तो ये लगभग आ जाएगा 346.827 घन सेमी। ठीक है, तो यहाँ पर ये 346.83 घन सेमी, ये आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है, फिर से समझ लेंगे। बेलनाकार भाग की ऊंचाई h बराबर 8 सेंटीमीटर, बेलनाकार भाग का व्यास 2 सेंटीमीटर, त्रिज्या r बराबर 2/2 1 सेंटीमीटर, गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर, त्रिज्या गोलाकार भाग की 8.5/2 यानी 4.25 सेंटीमीटर। बर्तन में भरे जा सकने वाले पानी का आयतन बराबर बर्तन का आयतन, मतलब इस बर्तन का आयतन, बर्तन में क्या है, बेलनाकार भाग का आयतन प्लस गोले का आयतन। तो यहाँ पर बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर h होता है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। तो पाई बाहर कर लेंगे, 1 का स्क्वायर गुणे आर, आर बराबर है स्मॉल आर है 1 का स्क्वायर इंटू h की वैल्यू है 8, 4/3 4.25 का क्यूब हो जाएगा। 8 4/3 4.25 को हम 425/100 लिख सकते हैं, काट देंगे 25 से 17/4 आएगा, 17 का क्यूब 49 13 बटे 4 चौक 16 चौको 64, 4 से काटेंगे 16 चौको 64, 49 13 और यहाँ पर 16 3 48 एलसीएम आएगा, 48 का गुणा 8 में होगा, 48 गुणे 8 और 49 13 बटे 48, 7 गुणे 48 कर देंगे और 22 गुणे यहाँ पर 384 और 49 13 जोड़ के 52 97 गुणे 22 11 65 34 बटे 336 से काट देंगे इसको, 346.827 घन सेंटीमीटर आ जाएगा या 346.83 घन सेंटीमीटर। बेटा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब ये सेट खत्म हो चुका है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सेट के साथ। और बेटा मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी, इस वजह से वीडियो डालने में थोड़ा देरी हो गई। अब आपकी कोशिश करेंगे कंटिन्यू सारी वीडियो पढ़ेंगे, 2025 के सारे सेट करवा के 2024 और 23 के भी सारे सेट हम करवा देंगे आपके। तो आप लोग जो है इसी तरह से प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।